हेलो फ्रेंड, जीएस की कक्षा में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग टोटल इस वीडियो के माध्यम से साइंस क्वेश्चन करेंगे। और जो भी मेरा वीडियो आज से नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 आज ही डाले हैं, आप जाकर देखिए, आपको बहुत इंटरेस्टिंग लगेगा। और जितने भी हम क्वेश्चन दोस्तों करा रहे हैं ये सभी प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और जो भी दोस्त अगर मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन दबा लें। चलिए वीडियो के माध्यम से देखते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो होगा और बिना वीडियो को स्किप किए पूरा जरूर देखिएगा, तभी आपको समझ में आएगा। एक चलती हुई वस्तु पर कोई बल का प्रयोग न हो तो निरंतर स्थिर क्या रहेगा? तो यह संवेग स्थिर रहता है। किसी भी चलती हुई वस्तु पर अगर बल प्रयोग नहीं किया जाए तो क्या स्थिर रहेगा? तो हमेशा संवेग स्थिर रहता है। इसका ऑप्शन नंबर करेक्ट हो जाएगा। सभी चुंबकत्व का स्रोत है तो गतिशील विद्युत आवेश। सभी चुंबकत्व पर क्या होता है? तो विद्युत आवेश होता है, यानी गतिशील विद्युत आवेश होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर ड हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक गर्म करने पर सर्वाधिक फैलता है? तो होता है वायु। वायु को जब भी आप गर्म करते हैं तो उसका एरिया यानी आयतन क्या होता है, यानी क्षेत्रफल क्या होता है? बढ़ने लगता है। जब बढ़ने लगता है तो उसका जो डेंसिटी है, घनत्व है, कमने लगता है। इसी कारण से वायु में गर्म जो होता है, वायु मतलब गैस जो गर्म होते हैं, वायु में आसानी से तैरने लगते हैं, क्योंकि गर्म करने पर इसकी शक्ति जो होता है यानी डेंसिटी होता है वो कम हो जाता है। तो क्या होगा? तो ये वायु हो जाएगा, यानी गर्म करने पर सर्वाधिक फैलता है तो ये वायु को जितना गर्म कीजिएगा उतना ज़्यादा फैलता है, ठीक है। इसलिए आप देखे होंगे कि जब भी बैलून हो या फिर कोई भी ऐसा गुब्बारा हो जिसमें आप भरते हैं वायु को, तो एक अपना एरिया क्या करता है कि बढ़ाने का, इंक्रीजमेंट करने का प्रयास करता है। अगर उसको ज़्यादा फुला दीजिएगा तो या तो ब्लास्ट कर जाएगा या फिर अपने कैपेसिटी को पार कर जाता है। इसीलिए बैलून में हमेशा देखिएगा जब भी हल्का फुलाइएगा तो अपना एरिया फैलाने लगता है। प्रकाश का वेग पहली बार किसने मापा था? तो रोमर नामक वैज्ञानिक ने मापे थे। किसने मापा था? तो रोमर नामक वैज्ञानिक ने। और जो प्रकाश का वेग मापे थे रोमन वैज्ञानिक, कहने का माने कि बृहस्पति के जितने भी उपग्रह हैं उसको देखने के बाद ही प्रकाश का वेग मापा गया था। निर्वात में प्रकाश की चाल कितना होता है? तो 3 × 10⁻8 मीटर प्रति सेकेंड होती है, ठीक है। और न्यूटन बल का ऐसा ही मात्रक है, जबकि गैलीलियो ने दूरबीन की खोज किया था, यानी जिसको टेलीस्कोप बोलते हैं। और आइंस्टीन का फॉर्मूला था E = mc², ठीक है। सी जो क्या होता है? प्रकाश का वेग होता है, चाल होता है। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने किया था। कोशिका शब्द का निर्माण किसने किया था? तो रॉबर्ट हुक ने। कोशिका का निर्माण रॉबर्ट हुक ने सन 1665 ईस्वी में किए थे। और इसने मधुमक्खी के छत्ते से, यानी मधुमक्खी के जो खोता लगाया हुआ छत्ता जिसको रहता है, उसी से इन्होंने देखकर अपना कोशिका नाम दिया था, यानी प्रयोग किया था मधुमक्खी के छत्ता से, ठीक है। थायराइड हार्मोन की न्यूनता से होता है तो ये क्या होता है? तो गलगंड रोग होता है, जिसको घेंगा बोलते हैं। इसमें आयोडीन की मात्रा कम जाती है, ठीक है। और बूढ़े व्यक्तियों में थायराइड ग्रंथि काम नहीं करता, इसीलिए उनको अनेक प्रकार की बीमारियां या फिर शरीर में जो झुर्रियाँ पड़ने लगती है, ये थायराइड ग्रंथि के कारण ही होने लगती है। निम्नलिखित में से किससे लाफिंग गैस कहा जाता है? तो N2O हो जाएगा। डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड यानी N2O। O3 ओजोन का सूत्र इसको बोलते हैं। O3 को क्या बोलते हैं? ओजोन। ओजोन परत से हमें पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट किरणें ओजोन परत से हमें यानी रोगी से बचाते हैं। यानी ओजोन परत का काम क्या है कि जितने भी सूर्य के प्रकाश से अल्ट्रावायलेट किरणें यानी हानिकारक किरणें जो आते हैं, ओजोन परत उसको रोकने का प्रयास करता है, जिसके माध्यम से हम लोग के त्वचा के संपर्क नहीं आ पाता है। तो आने के बाद होगा क्या कि कैंसर संबंधित बीमारियाँ उत्पन्न होने लगता है, ठीक है। और N2O नाइट्रोजन यानी डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड को लाफिंग गैस बोलते हैं। CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितना होता है? 0.03%, ठीक है। SO2 ये सल्फर डाइऑक्साइड बोलते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस में पाइरूवेट ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में लैक्टिक अम्ल और ऊर्जा में बदल जाता है? तो मानव पेशीय कोशिकाओं में। किसमें? मानव पेशी कोशिकाओं में। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? आत्महत्या की थैली भी बोलते हैं, लाइसोसोम को भी बोलते हैं, ठीक है। और माइटोकॉन्ड्रिया को क्या बोलते हैं? तो ऊर्जा गृह बोलते हैं, यानी ऊर्जा का घर माइटोकॉन्ड्रिया को ही बोलते हैं, ठीक है। संतुलित आहार निर्भर करता है व्यक्ति विशेष की स्वास्थ्य, आयु और व्यवसाय, यानी सभी पे डिपेंड करता है। यानी किसी भी संतुलित आहार किस पे निर्भर करता है? व्यक्ति के विशेष पे, तो उसके स्वास्थ्य पे, यानी व्यक्ति के स्वास्थ्य पे डिपेंड करता है, उसके आयु पे डिपेंड करता है, ठीक है, और उसके व्यवसाय पर डिपेंड करता है। इसमें से सभी हो जाएगा।
भारत में गौवंश की नस्लें कितनी हैं? तो भारत में गौवंश की नस्लें कितना है? तो 25 है, जबकि भैंस की नस्लें कितने हैं? 5 हैं। ठीक है। खदानों के भंडार के दौरान ऊष्मा के उत्पादन का कारण क्या है? तो नमी की अधिकता और कवक वृद्धि का कारण है। ठीक है। यानी खदानों के भंडारण के दौरान ऊष्मा के उत्पादन का मुख्य कारण क्या है? तो नमी की अधिकता और कवक में वृद्धि इसका मुख्य कारण है। खदानों के सुरक्षित भंडार के लिए नमी की उपयुक्त मात्रा होती है तो 14% से कम होनी चाहिए। यानी खदान को सुरक्षित रखना है भंडार में, स्टोर में, तो नमी की मात्रा कितनी होनी चाहिए? तो 14% से कम होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा रोग आनुवांशिक है? तो हीमोफीलिया। हीमोफीलिया एक आनुवांशिक रोग है, क्योंकि हीमोफीलिया में होता क्या है कि जब भी आपको चोट लग जाता है या फिर एक्सीडेंट कर जाते हैं तो उसमें जो ब्लड बहता है, तो हीमोफीलिया रोग के कारण ही ब्लड आप रोकने का प्रयास भी कीजिएगा फिर भी नहीं रुकेगा। ठीक है। यानी हमेशा बहते रहता है, यह हीमोफीलिया का कारण है। बाकी ऐसे नॉर्मल स्थिति में आपको ब्लड 5 से 7 मिनट में जम जाते हैं, लेकिन हीमोफीलिया रोग में तो ब्लड नहीं जमता है, बहते रहता है। ठीक है। और हीमोफीलिया से जागरूक बढ़ाने के लिए 17 अप्रैल को हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। कब से मनाया जाता है? 17 अप्रैल 1989 से। इसी को रोकथाम के लिए, यानी हीमोफीलिया रोग से बचाव के लिए 17 अप्रैल 1989 से प्रतिवर्ष हीमोफीलिया दिवस मनाया जाता है। यानी आपसे पूछा जाए कि हीमोफीलिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 17 अप्रैल को। सूर्य से उत्सर्जित पराबैंगनी किरणों को कौन सी गैस रोकती है? तो ओजोन। ओजोन गैस सूर्य से उत्सर्जित यानी सूर्य से निकलने वाली पराबैंगनी किरणें यानी अल्ट्रावायलेट किरणों को रोकती है, जिसके माध्यम से किसी भी जीव, पेड़ पौधे, है ना, सभी को सुरक्षा प्रदान करता है। ठीक है। अगर अल्ट्रावायलेट किरण अगर किसी भी वस्तु पे डायरेक्ट अगर पड़ जाए तो जल जाएगा, क्योंकि इसमें ऐसी इतना टेम्परेचर होता है कि रोक नहीं पाएगा। इसीलिए ओजोन परत इसको रोकता है, ताकि, और इससे होता क्या है कि जब भी कोई स्किन पे यानी किसी भी शरीर पे पड़ेगा किसी भी सजीव के, तो तुरंत कैंसर के रूप में बना लेगा। ओजोन परत किस मंडल में पाया जाता है? तो समताप मंडल में पाया जाता है। ठीक है। किस मंडल में? समताप मंडल में। वायुमंडल में नाइट्रोजन की मात्रा 78% होती है, जबकि ऑक्सीजन की मात्रा कितना होती है? तो 21%। ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड यानी CO2 की मात्रा होती है 0.03%। उम्मीद करते हैं कि आपको ये क्वेश्चन अच्छा समझ में आया होगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड के परिणाम में वृद्धि का कारण क्या है? तो ताप बढ़ना। अगर वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर सबसे अधिक है तो ताप को बढ़ाने का प्रयास करेगा। ठीक है। और CO2 गैस जो है, यानी CO2 एक ग्रीन हाउस गैस प्रभाव है। इससे ग्रीन हाउस प्रभाव में मुख्य योगदान करता है कौन? तो CO2। ठीक है। CO2, SO2, NO2 ये सभी क्या है? ग्रीन हाउस गैस प्रभावित गैस है, लेकिन सबसे ज़्यादा CO2 से प्रभावित होता है। और वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की यानी CO2 की मात्रा बढ़ने पर ताप भी बढ़ता है। मैग्नीज नोड्यूल प्राप्त होते हैं तो सागर के तल से मैग्नीज नोडल प्राप्त होते हैं। पृथ्वी की भूप्रपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध अधातु पूछा है तो अधातु सिलिकॉन हो जाएगा। अगर धातु पूछा रहता तो कौन हो जाता? तो ऑक्सीजन धातु के अंतर्गत आता है, जबकि अधातु पूछा है इसलिए सिलिकॉन होगा। प्रकृति में कार्बन का विशुद्ध रूप क्या है? तो हीरा कार्बन से बना हुआ रूप है। ठीक है। ये एक तत्व से मिलकर बने होते हैं, मिक्सचर नहीं होते हैं। तो कार्बन से सिर्फ बना हुआ कौन सा होता है? हीरा। तो विशुद्ध रूप कौन सा हो जाएगा? तो हीरा हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा संश्लित रेशा नहीं है? तो ये हो जाएगा रुई एक संश्लित रेशा नहीं है। बाकी रेयॉन, नायलॉन, पॉलीस्टाइरीन ये सभी संश्लित रेशा है, जबकि रुई संश्लित रेशा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर कैट। निम्नलिखित में से कौन सा कीट उपयोगी नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? ये हो जाएगा घरेलू मक्खी ये उपयोगी नहीं है। बाकी रेशम कीट, मधुमक्खी, लेडी बर्ड, मृग ये सभी उपयोगी कीट हैं। ठीक है। बाकी घरेलू मक्खी उपयोगी कीट नहीं है। विश्राम के समय मानव हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? टोटल 72 बार धड़कता है। कितना बार? 72 बार। और जब कोई व्यक्ति ज़्यादा गुस्सा में हो तो 180 से 200 बार, 180 से 200 बार के बीच में धड़कता है उसका धड़कन। दुग्ध उत्पादन के कार्यक्रम को नाम दिया गया है तो श्वेत क्रांति दूध उत्पादन से संबंधित है, जबकि नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। हरित क्रांति किससे है? तो कृषि से। हरित क्रांति किससे है? कृषि से। जबकि पीली क्रांति तिलहन से संबंधित है। तो पीली क्रांति तिलहन से, हरित क्रांति कृषि से, और जबकि नीली क्रांति मत्स्य पालन से, और श्वेत क्रांति दूध से। श्वेत क्रांति के जनक बर्जील कुरियन। जीवमंडल बनता है तो जलमंडल, भूमंडल और वायुमंडल तीनों से मिलकर जीवमंडल का निर्माण होता है। यानी जीवमंडल बनने के लिए जलमंडल, भूमंडल और वायुमंडल की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर डॉग बिल्कुल सही है। जो जीव अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो स्वपोषी बोलते हैं। जो जीव यानी सजीव खुद से अपना भोजन तैयार करते हैं उसको स्वपोषी कहते हैं। और परपोषी उसको कहते हैं जो दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो कोयला एक परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है।
ये कोयला क्या है, गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत नहीं है, ये परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। चलिए परंपरागत ऊर्जा का स्रोत बताते हैं। जैसे कोयला हो गया, एक कोयला हो गया, तेल हो गया, ठीक है, लकड़ी हो गया, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, गैस आदि, ये सभी परंपरागत स्रोत हैं। लेकिन चलिए कुछ गैर परंपरागत भी बता देते हैं आपको। तो ये सूर्य हो गया, सागरीय तरंगे हो गए और पवन चक्की, ये सभी गैर परंपरागत स्रोत के अंतर्गत आता है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि ये सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।